That's power. Power of an agent is the rate at which agent can do work. The rate with which agent can do work, right? It is also called as, it is also equal to rate of change of energy. बिकॉज वर्क जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो आप वर्क से लो या एनर्जी से लो, एक ही बात है. सो इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर को हम सिंपली P से लिखते हैं, दैट इज dW अपॉन dt. बट by the relation of dW, we get dW is F dot ds upon dt, and ds upon dt become velocity. So power is F dot v. This is instantaneous power, right? और average power क्या हो जाती है? Total work upon total time. Average power is टोटल वर्क जो भी किया W अपॉन टाइम, राइट? टोटल वर्क और उसमें जितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर दिया तो एवरेज पावर आ गई. इतना क्लियर? हो गया बच्चों? राइट. एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन. कोई भी मशीन या एजेंट या कुछ भी, इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं. इज द रेशो ऑफ, is the ratio of output power to input power. Output power to input power. So efficiency is output power upon input power. हो गया? राइट. अब आगे पढ़ते हैं एनर्जी. एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी ऑफ अ सिस्टम is its capacity to do work. यही होता है ना? कोई भी सिस्टम कितना वर्क कर सकता है वो उसकी एनर्जी है, करेक्ट? डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी आर बहुत सारे फॉर्म में होती है एनर्जी.
इसमें जो हमारा कंसर्न रहता है वो रहता है मैकेनिकल, हीट, लाइट, साउंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे टाइप की एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो कंसर्न है वो किससे है? मैकेनिकल एनर्जी। इससे पहले एक रिलेशन लिख लो, फिर उसके बाद हम अपने उस पे आते हैं। दैट्स मास एनर्जी रिलेशन। राइट, according to Einstein, when m amount of mass, when m amount of mass is converted into energy, when m amount of mass is converted into energy, the energy is given by E is equal to mc square, where c is speed of light. और ये नॉर्मल प्रोसेस में नहीं होता है, ये सिर्फ न्यूक्लियर प्रोसेसेस में होता है। जो न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं उसमें होता है। दिस इज मोर ओवर द न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब में हो गया, फिजन बॉम्ब में हो गया, फ्यूजन बॉम्ब में हो गया, तो उनमें जो एनर्जी रिलीज होती है ये उनके लिए है। समझ में आया? बोलो। ऐसा बोल सकते हैं कि if a body of mass m travels with the speed of square the speed of light, then it will be converted or it will be seen as energy. बहुत घुमा दिया। ये एक्चुअल में मैं बताता हूँ, इट इज रिलेटेड टू एनिलिएशन। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज रिलेटेड टू एनिलिएशन। जैसे एनिलिएशन क्या होता है कि कंप्लीटली वैनिश हो जाना, कुछ बचा ही नहीं, राइट, कुछ भी नहीं बचा। इट्स नॉट लाइक दैट हमने एक पेपर बर्न कर दिया तो m अमाउंट ऑफ मास हमने बर्न कर दिया तो mc स्क्वायर। नहीं, पेपर जब हम बर्न करते हैं तो उसमें हमें कुछ ऐश मिलती है, कुछ फ्यूम मिलती है। इसमें क्या है, ये अभी है और अभी नहीं है, यानी कोई और कन्वर्जन भी नहीं उसका, ये सीधे सीधे एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एट सन, राइट। लाइक सन से जो हमें एनर्जी मिल रही है वो इसी प्रोसेस से मिल रही है। सन का मास धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी ओवर ए पीरियड सन का मास कम होता जाएगा, एंड दैट होल मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड इट इज ए इंटर कन्वर्टिबल रिलेशन। लाइक मास कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड सिमिलरली एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मास, राइट। चलो बहुत डिटेल में मत जाओ, ये 12th क्लास में एक पूरा चैप्टर है, तब पढ़ना आराम से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मैंने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाया तुमको? पढ़ाया भी हो तो ठीक है, दोबारा पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो अगर पढ़ा भी दिया होगा तो। कंजर्वेटिव एंड non-conservative forces. If work done by or against a force does not depend on path followed by body,
the force is called conservative. The force is called conservative. अगर वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सो देन इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स. एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स. इसके अलावा और भी होती हैं, बट अभी आपने नहीं पढ़ी डिटेल में, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं. एग्जाम्पल इज ग्रेविटेशनल फोर्स. if work done by or against force depend on path followed by body, then forces are called, force is called non-conservative. Example, friction. ठीक है बच्चों? Right. So that is conservative and non-conservative force. कंजर्वेटिव फोर्स में लाइक जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम एक ऑब्जेक्ट को h हाइट पे लेके गए तो वर्क डन mgh होगा. हम ऐसे लेके जाए, ऐसे लेके जाए, ऐसे लेके जाए, कैसे भी लेके जाए. लेकिन फ्रिक्शन में क्या होता है, जब हम आगे पीछे होते हैं तो अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन की डायरेक्शन 0 हो जाती है. राइट. इसमें एक और जोड़ लो, वर्क ओवर राउंड ट्रिप, यानी जहां से चले वहीं पे वापस आ गए. वर्क ओवर राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप मतलब जहां से चले वहीं पे वापस आ गए. बाय कंजर्वेटिव फोर्स is always 0 and non-zero for non-conservative force. Like in the last class हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन. ऊपर गया नीचे आया तो दोनों बार वर्क ऐड हो गया था. लेकिन अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी देखेंगे, यहाँ से ऊपर गया और फिर नीचे आ गया तो ऊपर जाने का वर्क पॉजिटिव और नीचे आने का वर्क नेगेटिव, अगर फोर्स से निकाल रहे हैं. अगर वर्क बाय ग्रेविटी निकालेंगे तो ऊपर वाला वर्क नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव, तो टोटल 0 हो जाएगा. लेकिन फ्रिक्शन के केस में क्या होता है, जब ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन नीचे, और जब नीचे आ रहा है तो डायरेक्शन ऊपर, तो दोनों ही केस में नेगेटिव हो जाता है. ठीक है बच्चों? ठीक है. हो यही, कहाँ गए? हाँ हो गया ना. फोर्स के लिए जो डिस्टेंस कवर होगा 2πr होगा राउंड पे, और दूसरे के लिए 0. हाँ राइट. नाउ मैकेनिकल एनर्जी.
अब हम एनर्जी में टू बी प्रेसाइज टू मैकेनिकल एनर्जी, हम इस चैप्टर में जो एनर्जी पढ़ते हैं वो मोर ओवर मैकेनिकल एनर्जी पढ़ते हैं. इट इज द एनर्जी acquired by object due to its motion. मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी. पोजीशन ड्यू टू इट्स मोशन. पोजीशन की वजह से जो होती है वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. and its configuration. And its configuration होता है shape and size of the object. And configuration की वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. सो ये तीन एनर्जीज हमें पढ़नी है. These are the three different forms of mechanical energy due to motion, position and configuration. Configuration means shape and size of object. Shape and size of object. Like एक spring. स्प्रिंग को लो, ऐसे प्रेस करो. बुलेट जो गन सिस्टम है वो पूरा स्प्रिंग बेस्ड है. जब आप ऐसे पुल करते हो तो आप क्या कर रहे हो? स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो. तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई एंड देन आप उसको छोड़ दे हो, ट्रिगर दबाया तो स्प्रिंग की एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट. राइट. तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होती है उसकी शेप की चेंज की वजह से. आप उसको कंप्रेस करते हो तो भी एनर्जी चेंज होती है, एक्सटेंड करते हो तो भी एनर्जी चेंज होती है. राइट. तो स्प्रिंग में जैसे जो एनर्जी स्टोर हुई दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इज इट क्लियर? राइट. क्या बोल रही? एरो. हाँ, वो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है. उसमें हम क्या करते हैं, जो स्ट्रिंग होती है उसको पुल करते हैं तो स्ट्रिंग गेट डिफॉर्म. वो ऐसे स्ट्रेट लाइन है वो इस तरह शेप ले लेती है. दैट बो एंड एरो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वाला है. करेक्ट. हाँ, क्योंकि पहले तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद सर काइनेटिक एनर्जी और बाद में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से प्रोजेक्टाइल एनर्जी. हाँ, राइट. सही. नाउ सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी. It is the energy possessed by object due to its motion. For an object of mass m, moving with speed v, it is given by k is equal to half mv square. That is the kinetic energy. इसको हमें डिराइव करना है. तो उसके लिए कंसीडर करो एक ऑब्जेक्ट.
ये एक ऑब्जेक्ट है मास m, इसको हमने डिस्प्लेस किया बाई s. The object is displaced by s by application of a force F and lets its velocity change 0 meter per second to v meter per second. Right? Work done by force W is equal to Fs or W is equal to MAS. My equation of motion v square minus 0 square is equal to 2as. So as is equal to v square by 2. और w is equal to as की जगह आ गया v square by 2 half mv square. This work by force is converted into kinetic energy. So K is equal to half mv square. ठीक है बच्चों? हो गया? Yes, sir. Work energy theorem. According to this theorem, work done on a body equals change in kinetic energy of body. And it is only kinetic energy, not potential energy. Work done on a body equals change in kinetic energy of body. That is W is equal to फाइनल एनर्जी कितना हाफ एम वी स्क्वायर और इनिशियल एनर्जी कितना हाफ एम यू स्क्वायर. राइट, सो यू कैन राइट हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है बच्चों? Yes, sir. इसका प्रूफ make it u
दोबारा से कर लो, वहीं पे चेंज मत कर देना तुम लोग। मेरे पास तो फैसिलिटी है, मैं तो चेंज कर सकता हूँ। आप लोगों को दोबारा से लिखना पड़ेगा। राइट, इतना यहाँ से नीचे का इसका प्रूफ है, नोट कर लो। पूरा कर लेना फिगर विगर बना के। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिजिक्स में जब भी कोई चैप्टर बहुत आसान दिखता है ना, वो बहुत टेढ़ा होता है। ठीक है, ये बहुत आसान दिख रहा है ना। क्या गिनती के 3 फार्मूले हैं, वर्क इज F/s, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh, बस हो गया। वो जब क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा। वो याद है ना फर्स्ट चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, 3 इक्वेशन थी और वो उन 3 इक्वेशन ने तुम्हारी सारी इक्वेशन खराब कर दी। मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो 3 इक्वेशन सारी इक्वेशन खराब कर देते हैं। It is the energy acquired by object due to its height above a reference point, above a reference point. It is given by U यूज करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए, K यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। इट इज गिवन बाय U इज इक्वल टू mgh, राइट। It is equal to work done in raising the object to height without acceleration। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन हो गया तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, राइट। और अगर बिना एक्सेलरेशन के करेंगे तो सारा वर्क किस में जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं होगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अपोजिट हम एक एक्सेलरेशन देंगे तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। अब एक क्वेश्चन आता है कि बिना, अगर स्पीड नहीं है तो ऑब्जेक्ट ऊपर कैसे जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग। लाइक आई एम रेजिंग इट एंड इट डू नॉट गेट द स्पीड, इसको शिफ्टिंग बोलते हैं। इट डू नॉट गेट ए स्पीड, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोली स्लोली वी आर टेकिंग अप विदाउट एनी स्पीड। तो दैट स्पीड इज एक्चुअली नेग्लिजिबल स्पीड। इसको प्रूव करना है। फिर तो उसमें स्पीड होती है, अगर हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उसमें स्पीड होती है, वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में आता है। अभी बताऊंगा। ये एक ऑब्जेक्ट को हमने h हाइट रेज किया, इसका वेट नीचे mg और हमने फोर्स लगाया ऊपर।
ठीक है, हमने फोर्स लगाया F. सो नाउ वर्क डन बाय फोर्स W is equal to F into H. As acceleration is 0, so F is equal to mg. जितना वेट है उतना ही हमने फोर्स लगा दिया. सो देन W इज इक्वल टू कितना हो गया? सो W इज इक्वल टू mg h. बाय डेफिनेशन this work equals potential energy. So U is equal to mgh. ठीक है बच्चों, हो गया? Yes, sir. Conservation of mechanical energy. Conservation of mechanical energy in presence of, और ये कंडीशनल है ना, ऐसे नहीं कि हमेशा होता है. इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस. इन प्रेजेंस, देखो टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व होती है, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है. मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट इनटू हीट, हीट में कन्वर्ट इनटू लाइट, लाइट में कन्वर्ट इनटू हीट, वो सब चलता है. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी की. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स मैकेनिकल एनर्जी के जितने कंपोनेंट हैं उनमें आपस में कन्वर्ट होना. और मैकेनिकल एनर्जी के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो उनमें आपस में कन्वर्ट होना, तो वो कंडीशनल है. वो कब होता है? जब कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है. इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस द मैकेनिकल एनर्जी of a system is always conserved, though it may change from kinetic to potential and vice versa. इंटरचेंज पॉसिबल है बट किसी और फॉर्मेट में चेंज नहीं होगा. देखो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, सपोज फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन वाला वर्क सारा वेस्ट हो जाता है, वो हीट में चला जाता है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा. एंड फ्रिक्शन कौन सी फोर्स हुई? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. सो दिस इज नॉट वैलिड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज वैलिड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स. राइट? इसका प्रूफ नोट कर लिया ना? इसका प्रूफ मैं पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा, अंडरस्टूड है, वो आप जब पेपर में होगा तो लिख लेना. ये एक ऑब्जेक्ट है m मास का. इसको हम h हाइट से ड्रॉप किया. दिस इज पोजीशन 1. बीच में कोई एक पोजीशन लेते हैं 2 विच इज h हाइट बिलो.
and this is ground, the position 3, right? इसको मार्क कर लेते हैं A B C करके, A B C, right? Let an object is dropped from position A at height H, capital H, right? Now first, at position A, potential energy is equal to mgh, potential energy at position A, इसको 1 लिख लो, है ना? नहीं, ये पोजीशन कैपिटल H हाइट पे है, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि हमने ड्रॉप किया, ठीक है? तो टोटल एनर्जी कितना? टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ना, E1 is equal to K1 plus U1, तो E1 is equal to mgh, ठीक है बच्चों? कहाँ गए? Yes, sir. Now, at position 2, second, at position B, by equation of motion, VB square, V2 ले लो ना, V2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, क्योंकि कितना नीचे आया वो? H हाइट नीचे, 0 से V स्पीड हो गई, यहाँ पे V1 इज इक्वल टू 0, V2 एंड V3, तो 0 से V2 हुई, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया V2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, और कितना हाइट नीचे आया वो? H, तो कितना हो गया? V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, राइट? सो काइनेटिक एनर्जी K2 is equal to half m into 2GH, that is mgh. Potential energy U2 is equal to mg, टोटल हाइट कैपिटल H थी, H हाइट वो नीचे आ चुका, तो कितनी बची? H माइनस H, सो ठीक है, एंड देन टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी E2 is equal to K2 plus U2, that is mgh plus mgh minus h, तो बचा कितना? mgh, राइट? ठीक है बच्चों? Yes.
Now, third, at position C, by equation of motion, v3 square minus 0 square is equal to 2gh. हम कहाँ से कहाँ तक कंसिडर कर रहे हैं? A से C तक, टॉप पॉइंट से बॉटम पॉइंट तक. टॉप पॉइंट से बॉटम पॉइंट तक हाइट कितना हो गया? कैपिटल H. सो v3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. नाउ काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? K3 is equal to half m into 2gh. 2 cancel, तो K3 is equal to mgh. अब क्योंकि हाइट तो कुछ बचा नहीं, इट हैज कम टू ग्राउंड, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? U3 is equal to 0. So total mechanical energy E3 is equal to K3 plus U3. So E3 is equal to mgh. राइट? अब हमारा तीनों पॉइंट पे इक्वल आ गया. As E1 is equal to E2 is equal to E3, so mechanical energy remain conserved. Right? हो गया बच्चों? दिखा देता हूँ. ये हो गया सबका? नहीं.